नमस्कार। आपका आगमन स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में दोबारा एक बार फिर। और आज आप लोगों से चर्चा का एक संवाद सेशन अगेन फिर से है और उसमें आपका स्वागत है। और हमारा वार्तालाप सेशन धीरे धीरे अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है और जैसे कि चीज़ें धीरे धीरे विकसित हो रही हैं और सहजता का प्रवाह और जो धीरे धीरे आपसे संबंध है वो भी एक स्थापित हो रहा है, जिसके कारण हम आप लोगों से प्रॉपर चर्चा कर पा रहे हैं। तो एक और संवाद सेशन में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वह है, मैंने दो चार कुछ लेख लिखा है, एक उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं शुरुआती जो शीर्षक बता दे रहा हूँ वो है पुनर्जागरण। इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। इसका शीर्षक होगा पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण एक शब्द है, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग यूरोप में सर्वप्रथम तब किया गया जब मध्य युग में समाज सुषुप्ति की अवस्था में था। फिर आधुनिक युग का प्रारंभ होते ही 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच कुछ ऐसे परिवर्तन आए, कुछ ऐसे सामाजिक घटनाएं या क्रांतियां और विभिन्न प्रकार के साहित्यों में नवीनता इत्यादि देखने को मिली। उसके लिए हम इस पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमें सर्वप्रथम यह देखना होगा कि ये पुनर्जागरण शब्द का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। कि कहा जाता है कि मध्य युग में अर्थात 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का अंतराल, जो यूरोप में मध्य युग कहा जाता है यूरोप के इतिहास में, उस अंतराल के बीच में सुषुप्ति का युग या अंधकार का युग कहा जाता है। और उसके पश्चात आधुनिक युग पुनर्जागरण का युग है, ऐसा उधर के यूरोप के इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों और इत्यादि विद्वानों का कहना है। परंतु एक बात गौर करने की है कि उन्होंने इस जो परिवर्तन का काल था, इस परिवर्तन के काल का नाम पुनर्जागरण ही क्यों दिया। अर्थात जब सुषुप्ति से, सोने से कोई व्यक्ति उठता है, मतलब अगर हम सोकर जागते हैं तो उसको कहा जाता है जागरण हुआ, सो के उठे। परंतु इधर शब्द का प्रयोग हो रहा है पुनर्जागरण। अर्थात पुनर्जागरण अर्थात पुनर्जागरण मतलब पुनः एक बार और जागना। पुनर्जागरण, इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, पुनर्जन्म। अर्थात एक बार जन्म हो चुका है, दोबारा जन्म। पुनर्जागरण अर्थात एक बार जागरण हो चुका है, फिर सुषुप्ति में हुए, फिर जागरण हुआ। तो जो सर्वप्रथम जागरण का काल था उसे यूरोप के इतिहास में रोमन और यूनानी सभ्यता का जो काल था, उस युग को जागरण का युग मान सकते हैं। उसके पश्चात मध्यकाल का समय आया तो वो 400 ईस्वी से जब पोप ईसाई इसका और बाइजेंटीन साम्राज्य का एक छत्र राज हो गया। पोप पूरे साम्राज्य का प्रमुख पुरोहित कहा जाने लगा और सम्राट उसका एक छत्र सम्राट था जो प्रशासन देखता था। तो इसके प्रभाव के कारण संकीर्ण विचारधारा के, चर्च के अंधकार में और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो चर्च इत्यादि में बुराइयां थीं, उनके कारण उसकी विचारधारा, मध्य युग की विचारधारा संकीर्ण हो गई। तो इस कारण और सृजनात्मकता, नवीनता, आविष्कार इत्यादि एक बंद पोप के विचारधारा के कारण इन सबका सृजन मार्ग में बाधा बन गई और ये रुक गया। जो विचारक होते थे, जो दार्शनिक होते थे, इस बीच में हुए, उनकी जो विचारधारा है वो संकीर्णता से भरी हुई रही। कारण था चर्च और पोप का एक छत्र राज्य यूरोप में।
तो उसके पहले जागरण हुआ, फिर सुषुप्ति सोने की अवस्था आई, फिर आधुनिक काल में एक फिर से पुनर्जागरण हुआ। इस कारण इसका नाम पुनर्जागरण दिया गया। तो हम अपने आज के लेख में जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर उठाते हैं कि पुनर्जागरण किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम न था, वरन एक क्रमिक एवं क्रमबद्ध विकास का फल था। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि पुनर्जागरण किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम न था, वरन एक क्रमिक एवं क्रमबद्ध विकास का फल था। तो पुनर्जागरण एक जब व्यक्ति या समाज सुषुप्ति की अवस्था में होता है तो चीज़ें अचानक परिवर्तित नहीं हो जाती हैं। जिस प्रकार अचानक ही पूरा समाज सुषुप्ति की अवस्था में नहीं चला जाता है, वैसे ही अचानक ही उसका जागरण नहीं हो जाता। यह एक क्रमिक विकास होता है, क्रमबद्ध विकास होता है। धीरे धीरे कुछ कारक, कुछ विचारधाराएं उठती हैं, फिर उसका थोड़ा प्रभाव फैलता है, फिर बहुत सारी विचारधाराएं उठती हैं, फिर उसका कुछ हद तक प्रभाव फैलता है। इसी तरह फिर समाज के कुछ वर्ग में उस नवीन विचारधारा से प्रेरित नेता, शासक आते हैं। फिर वो उस तरह धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ समाज जागृति और पुनर्जागरण कि जो महान परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर जाता है। तो जब समाज की बात करते हैं, अब हम जो अपने चर्चा का विषय है उसको एक इतिहास के कॉन्टेक्स्ट से एक इंसान के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। अर्थात हम सबने इतिहास में पुनर्जागरण पढ़ा है कि हाँ, पुनर्जागरण एक घटना हुई थी जिसमें मध्य युग के बाद यूरोप और अन्य देशों में सुषुप्ति की अवस्था के बाद, सालों की सदियों की सुषुप्ति की अवस्था के बाद एक नवीन चेतना, एक सृजनात्मकता, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ और एक जागरण की अवस्था की तरह प्रतीत हुआ। तो पुनर्जागरण उस अवस्था को कहा गया। एक इतिहास के बारे में हमने पढ़ा है, अब उसको हम जिस पुनर्जागरण की बात करते हैं वो समाज के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में हम पढ़ते हैं। परंतु अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं समाज के इस पुनर्जागरण की घटना को इंसान के पुनर्जागरण की घटना से जोड़ने का प्रयास करूँगा। तो पुनर्जागरण किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम न था, वरन एक क्रमिक एवं क्रमबद्ध विकास का फल था। तो सर्वप्रथम देखें, अगर गौर करें तो देखें कि पुनर्जागरण हुआ, जो सुषुप्ति की अवस्था आई कैसे। हमें अगर इस प्रक्रिया को समझना है, इस पूरी घटना को समझना है, तो हमें इसके कोर में जाकर इसकी जो चीज़ें क्या क्या घटित हुई उसको समझना पड़ेगा। तो पुनर्जागरण किस प्रकार घटित हुआ, तो सर्वप्रथम देखते हैं कि पुनर्जागरण, इतना बात समझ में आ गई कि पहले जागरण हुआ, फिर सुषुप्ति आई, फिर पुनर्जागरण हुआ। तो हमें यह देखना है कि जो यूरोप के इतिहास में सुषुप्ति अर्थात अंधकार का समय किस प्रकार प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम एक यूनानी रोम सभ्यता, यूनानी रोम इत्यादि जो साम्राज्य, रोमन साम्राज्य है, यूनान का जो छोटे छोटे नगर हुआ करते थे, उनमें एक महान विचारक थे, अरस्तु थे, सुकरात थे। और रोमन सभ्यता में, रोमन साम्राज्य में भी बहुत इस सांस्कृतिक संकीर्णता और धार्मिक प्रतिबद्धता इत्यादि का बहुत अभाव था। तब उजागृति और एक सोच और चिंतन के पश्चात कुछ चीज़ें कही जाती थीं और एक सृजनात्मकता थी। परंतु उसके पश्चात एक समय आता है जब समाज धीरे धीरे सुषुप्ति की ओर बढ़ने लगता है। उसका कारण है कि जो सिद्धांत, जो चीज़ें दी गई मूल में जो चीज़ थी, उसका धीरे धीरे हम परित्याग करने लगते हैं। अर्थात यूनानी रोम सभ्यता में जो चीज़ें घटित हो रही थी उससे हम धीरे धीरे हटने लगते हैं। जो महान दर्शन कहे गए उनसे हम पीछा छुड़ाकर अपनी एक सुषुप्ति की अवस्था के अनुसार जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। तब सुषुप्ति की अवस्था बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे पूरा समाज ही उसके घेरे में आने लगता है। उसका कारण कुछ ऊपर छत्र में बैठे जो सिद्धांत हैं उसका बदलाव होता है।
हम देखते हैं कि समाज अपने आप में नहीं बदल जाता। जब सबसे ऊपर जो सिद्धांत बैठे हैं, कार्य कर रहे होते, समाज में एक विचारधारा चल रही होती है, जैसे कि एक उदारवाद विचारधारा है, तो पूरा का पूरा समाज एक उदारवादता की ओर चला जाएगा। उसी प्रकार उस वक्त समाज में संकीर्णता इत्यादि की कमी थी। रोमन सभ्यता, रोमन साम्राज्य और यूनान साम्राज्य में तब चिंतन किया जाता था, परंतु कुछ बुराइयां भी थीं, परंतु उतनी नहीं जितनी मध्यकाल में थी। तो उसी प्रकार जब तो अब वो घटना घटी, तो धीरे धीरे सिद्धांत सुसुप्ति की ओर गए। तो अब बात आ जाती है कि जब सुसुप्ति अवस्था गई, तब उसमें बदलाव कैसे आए। अब देखते हैं कि जो पुनर्जागरण की जब प्रारंभ हुआ वो किस प्रकार हुआ। जब पुनर्जागरण हुआ तो वो पुनर्जागरण में जो सबसे प्रथम शुरुआत हुई अध्ययन एवं विवेचन की प्रवृत्ति, महान साहित्य तथा उच्चतर चेतना के फूलों का विश्लेषण परक अध्ययन। अर्थात जब एक बार सुसुप्ति और अंधकार और संकीर्णता इत्यादि में समाज फंस चुका था, तो उसे दोबारा नवीनता की ओर वह कैसे बढ़ा, उसने दोबारा जागृति की ओर अपने कदम कैसे बढ़ाए। ये सारी परिघटना को समझने पर हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने कुछ जीवन के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति, महान साहित्य तथा उच्चतर चेतना के फूलों का विश्लेषण परक अध्ययन। तो जब सुसुप्त की अवस्था में, सोने की अवस्था में, पूरा अंधकार के समय में था, ऐसा नहीं कि पूरा समाज ही ऐसा ही था, परंतु हम जब समाज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम मोस्ट ऑफ लेते हैं, अधिकतर। तो अधिकतर समाज एक चर्च की संकीर्ण विचारधारा के अधीन में था। विचारक से लेकर दार्शनिक से लेकर सब उसी के प्रभाव में थे। तो अध्ययन तथा विवेचन, तो जागृति के लिए कदम कैसे बढ़ाया जाए। तो पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण जब सुसुप्त की अवस्था घटित हुई और अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति, महान साहित्य तथा तब उसके समय आए कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि पुनर्जागरण हुआ कैसे। अर्थात एक समय आया जब पूरा समाज अंधकार में डूबा था, तब एक सूर्य की रोशनी की किरण आई कैसे, वह पहली किरण कैसे घटित हुई, धीरे धीरे पूरे प्रकाश ने उसको, कमरे को उजेले से कैसे भर दिया। हमें ये चीज़ समझनी होगी। अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति, सर्वप्रथम उन्होंने, जो यूरोप के विद्वान थे, उन्होंने सर्वप्रथम उस वक्त के साहित्य का अध्ययन किया और विवेचन की प्रवृत्ति और आधुनिक संबंध में उसका अध्ययन किया और उससे सीख लेना शुरू किया कि इससे क्या सीख ली जा सकती है। जब जागृति की अवस्था थी तो जब आदमी सो जाता है तो एक सोने का टेस्ट केवल नींद वाला सोना नहीं, दूसरे तरीके से सोना, तो वह नहीं जानता होता कि जागृति की क्या अवस्था होती है। अर्थात जब भारत देश में ब्रिटिश का राज था तो भारत देश के नगरवासी नहीं जानते थे कि भूल ही चुके थे गुलामी के 100 साल की गुलामी के बाद कि स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ होती भी है। परंतु हमारे देश के नेता विदेश जाकर स्वतंत्रता का स्वाद चखे, फिर भारत में आकर उन्होंने इसकी स्वतंत्रता के लिए क्रांति और इसकी अवधारणा रखी। तो वह नहीं जानता होता है कि स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है, जागृति क्या चीज़ होती है। वो सुसुप्ति को ही अपनी अवस्था मान लेता है। तो अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति, महान साहित्य तथा उच्चतर चेतना के फूलों का विश्लेषण परक अध्ययन। तो सर्वप्रथम जो वो कार्य उसे करता है वो है अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति। वो महान रोमन सभ्यता, अरस्तु, सुकरात तथा जो महान विचारक जागृति की अवस्था में जो पहुंच चुके थे, उनकी विचारधारा का उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि वह किस दृष्टिकोण से सोचते थे, वह किस चेतना की किस अवस्था में थे, वो उनके विचारधारा, उनके मन के जो गुण थे, उनके सोचने के तरीका था, उसका उन्होंने अध्ययन प्रारंभ कर दिया। महान साहित्य, जब एक वक्त में इंसान जागृति की अवस्था में रहता है तो वो सृजनात्मकता घटित करता है। अपने जो विचार हैं, जो अपने
मन में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनको लिखना प्रारंभ करता है। तो उस वक्त रोमन साम्राज्य या यूनान में बहुत सारे महान महान ग्रंथ लिखे गए। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, इन्होंने महान से महान ग्रंथ लिखे जो उस वक्त के संदर्भ में उच्चतर और अमूल्य थे। उस चेतना को समझने तथा उसका विवेचन, ऐसा नहीं कि केवल उस वक्त के चेतना, उस वक्त के जो ग्रंथ थे वो उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए, परंतु उसका वर्तमान के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है उसका अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम देखा गया कि जागृति की अवस्था है कैसी। जब मध्य युग में सो चुका था मानव, तब उसे नहीं पता था कि जागृति अवस्था क्या होती है, परंतु कुछ ऐसे क्रांतिकारी, कुछ ऐसे विद्वान दार्शनिक थे, उन्होंने देखना प्रारंभ किया कि कैसी थी वो अवस्था जागृति की। तो उसके लिए उन्होंने जो पहला कदम उठाया वो था अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति। उन्होंने धीरे धीरे एक प्रवृत्ति बनाना प्रारंभ किया, एक कि अध्ययन किया जाए क्या कैसी थी। अब उस वक्त वो जा नहीं सकते, परंतु उस वक्त जो महान से महान ग्रंथ लिखे गए उसके द्वारा उस वक्त की अवस्था के बारे में वो जान सकते हैं। तो महान साहित्य तथा उच्चतर चेतना, जब जागृति की अवस्था होती है तो चेतना की उत्तरोत्तर प्रगति होती है। एक मानव चेतना जिसके अनुसार कार्य कर रही होती है, जिसके अनुसार मानव देश की सृजनात्मकता इत्यादि घटित होती है, वह अपनी उच्चतर अवस्था में होती है। सृजनात्मकता चेतना की उच्चतर अवस्था में घटित होने का जो फल है उसे सृजनात्मकता कह सकते हैं। जो सृजन घटता है वो उच्चतर चेतना से ही घट सकता है। तो उच्चतर चेतना के फूलों का विश्लेषण परक अध्ययन। तो जो अब जागृत, अब सुषुप्ति अवस्था में के काल में उसको नकारा गया, और जो उच्चतर चेतना जो प्राचीन काल में जो उच्चतर चेतना के फूल घटे थे, अर्थात जो महान विचारक दार्शनिक हुए थे, उनकी चेतना का अध्ययन, उनकी किताबों और उनकी द्वारा जो लिखे गए लिटरेचर है, जो उनके द्वारा लिखे गया साहित्य है, क्लासिकल साहित्य जिसको नाम दिया गया, उसका अध्ययन प्रारंभ किया गया। तो जानने का प्रयास किया गया कि जागृति की अवस्था में मानव सोचता किस तरह है। यह संदर्भ अगर इस वक्त अपने मानव जीवन, इस वक्त अपने जीवन के संदर्भ में लिया जाए तो ये हमें एक तरीका भी सुझाता है कि जब मानव अगर मन संकीर्णता से और सृजन से के महान अभाव में घट रहा हो, जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट जा रही हों, जब तुम्हें अंदर से ही गुलामी जैसा अभाव और एक भावना उठ रही हो, तो हमें सर्वप्रथम सत्संगति करनी चाहिए। हमारे ग्रंथों में उसके सत्संगति की गई है, अर्थात जो जाग चुका है, अर्थात जिसकी चेतना एक जागृत की अवस्था में है, उसे उस चेतना के बारे में समझना चाहिए, उसके पास जाके संगत करनी चाहिए, उस फूल की महक का थोड़ी स्वाद लेना चाहिए। तब तुम्हें पता चलेगा, इंसान को पता चलता है कि असल बात वो क्या है, वो क्या फूल है, क्या घटित हुआ, वो चेतना क्या है। तब वो जब उसको उससे प्रेम हो जाएगा तो वो अपने जीवन में वो घटना भी घट जाएगी। अर्थात क्रांति हमारे जीवन में किसी क्रांतिकारी या किसी सत्संगति के द्वारा घटित होगी, वो पहला कदम होगा। तो वही मध्य युग के पश्चात कुछ उत्तर मध्य युग के कुछ विचारकों ने धीरे धीरे प्रारंभ किया। उन्होंने जागृत अवस्था के जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन शुरू किया, उनकी विवेचना करना शुरू की, उसके द्वारा अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाया, उस संदर्भ में लेकर आए जब जागृत की अवस्था में महान विचारक दार्शनिक थे। महान साहित्य तथा उच्चतर चेतना के फूलों को विश्लेषण परक, यह बात महत्वपूर्ण है कि विश्लेषण परक अध्ययन किया, क्योंकि उस वक्त के जो ग्रंथ लिखे गए वो उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में थे। आज जो ग्रंथ लिखे जाएंगे वो आज के संदर्भ में होंगे, इसलिए उसका विश्लेषण परक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात जब हम सत्संगति की ओर बढ़ते हैं तो हमें उसका एक बोध और एक सही तरीके से उसका संगति करनी चाहिए, उसका विश्लेषण डायरेक्ट हमें नहीं तो वो चीज़ है। तो तीसरा जो पॉइंट है, पुनर्जागरण का संबंध किसी विशेष क्षेत्र में क्रांति से नहीं, अपितु पुनर्जागरण का तात्पर्य उस क्षेत्र में बदलाव से है जिसके पश्चात प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति स्वतः घटित हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए 2 पॉइंट ही रखते हैं, हम 2-3 पॉइंट जो बचे हैं उसका कल अध्ययन करेंगे। मेरे फ़ोन की स्टोरेज थोड़ी कम है तो उस प्रॉब्लम धीरे धीरे हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, परंतु आज के लिए मैं ये बात इधर ही ख़त्म करना चाहूँगा कि जब सुषुप्ति से इंसान को जागृत की अवस्था
के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, अचानक कोई चीज़ घटना नहीं घट जाती है, उसे कुछ नहीं पता होता है, तो उसे सत्संगति के बारे में जो कि पुनर्जागरण के पता विचारकों ने की, उन्होंने प्राचीन जिसे मानववाद कहा गया, अर्थात प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कहा गया, तो उसके बारे में उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। तो एक चीज़ हमें जो इस पुनर्जागरण, यूरोप के पुनर्जागरण की घटना से सीखने को मिलती है वो यही कि हमें जब सुसुप्त की अवस्था में हैं तो हमें एक सत्संगति और सही, अगर हम जीवंत पुरुष की संगति नहीं कर सकते तो उसके द्वारा महान विचारकों उसों द्वारा जो उच्चतर चेतना में जब वो थे, उन्होंने कुछ महान साहित्य का जो अपनी सुगंध छोड़ी कुछ साहित्य के माध्यम से, हमें उसकी संगति में रहना चाहिए। तो हमें उस जागृति की अवस्था का महक मिलेगी कि वो कैसी होती है, फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में क्रांति घटित होगी। तो ये एक चीज़ सीख हमें आज के जो 2 पॉइंट्स है उससे सीख मिली। हम वो 2 पॉइंट को दोबारा रिपीट कर देते हैं कि पुनर्जागरण किसी एक आकस्मिक घटना का परिणाम ना था, वरन यह क्रमिक एवं क्रमबद्ध विकास का फल था। संगति के अंदर रहने के बाद धीरे धीरे वो घटता है। अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति, महान साहित्य तथा उच्चतर चेतना के फूलों का विश्लेषण परख अध्ययन तथा विवेचन की प्रवृत्ति, हमें संगति में रहने की प्रवृत्ति डालनी पड़ती है, अध्ययन करना होता है और उच्चतर चेतना की ओर उनकी संगति करनी होती है। तो ये 2 पॉइंट का हमने अध्ययन किया कि हम और जो हमारा आज की वीडियो में जो धीरे धीरे उद्देश्य था वो इस ओर जा रहा है कि हम इतिहास में जो घटना घटी उसको अभी के मानव के चेतना के संदर्भ में रखकर उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी वो किस तरह प्रासंगिक है हमारे जीवन में। तो ये पुनर्जागरण एक महत्वपूर्ण शब्द है, इसके ऊपर हम और भी चर्चा करना चाहते हैं और ज़रूर करेंगे, परंतु आज के लिए नमस्कार, और हमारी चर्चा होती रहेगी।